हेलो एवरीवन। सो बेटा हम लोग पिछले लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे थे कि वहाँ पे जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या है, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, चार्ज को कौन फ्लो करवाएगा? हमारे चार्ज कैरियर्स दैट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं विद इन द कंडक्टर और जो एक पार्ट से एक एंड से दूसरे एंड पे आपका चार्ज कैरी करते हैं, जिस वजह से आपके कंडक्टर में आपको एक एंड से दूसरे एंड में करंट फ्लो होता नजर आता है। ठीक है, तो करंट हमने बेसिकली डिफाइन किया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर हमने जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स कितनी वेलोसिटी के साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन निकाला था। फिर मैंने आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, एक बताई थी करंट मोबिलिटी, एक बताई थी करंट डेंसिटी। ओके, तो मैंने करंट डेंसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया भी था कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूँ करंट डेंसिटी का। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेट कर लेते हैं, मैंने ये थोड़ा सा पार्ट आपके साथ लास्ट क्लास में भी बताया भी था, होप आपने वो चीज कर ड्राइव की होगी। ओके, तो लेट्स सी आपने सही किया या गलत किया है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास लेट्स से कंडक्टर है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे दो केसेस कंसिडर करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द करंट flowing through conductor of radius r। ठीक है, कंडक्टर का रेडियस r है बेटा, इसका रेडियस r है, हमने इसके रेडियस r में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे केस 1 कंसीडर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ए केस में क्या है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी थ्रू आउट द कंडक्टर क्या है, यूनिफॉर्म है, इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है करंट डेंसिटी जी को हम लेट कर लेते हैं के कांस्टेंट थी। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैंने करंट फाइंड आउट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, वी नो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, जी डॉट डी होगा कि नहीं होगा। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको। करंट डेंसिटी का मतलब ही ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। ओके, तो टोटल करंट के लिए क्या करोगे, करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके बेटा, तो अब अगर ये कांस्टेंट है, ए है, डी कॉस 0 हो जाएगा इनके बीच में एंगल। ठीक है, मैंने आपको बताया ही था। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल डी एरिया कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो डी एरिया का जो नॉर्मल होगा बेटा वो डी डायरेक्शन हो जाएगी और उसी डायरेक्शन में हमारी करंट डेंसिटी होने वाली है, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, के इंटीग्रेशन ऑफ डी और टोटल एरिया कितना हो जाएगा, के पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास करंट थ्रू द कंडक्टर ये केस बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट थी करंट डेंसिटी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब केस करते हैं सेकंड केस, तो ये ए केस था। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस। ठीक है, आई होप आपने ये पहले ही ट्राई कर लिया होगा, तो मैं जैसे आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं लास्ट क्लास में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, लेट्स से दे आर सेइंग करंट डेंसिटी इज गिवन बाय के आर स्क्वायर। ठीक है, करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय के आर स्क्वायर। कोई भी रिलेशन हो सकता है, के आर भी हो सकता है, के आर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस कंडक्टर की एक्सिस से किसी भी आर डिस्टेंस पे होगी, ठीक है, लेट्स से मैंने ये डिस्टेंस आर कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने आर कंसीडर कर लिया, तो मतलब क्या है, ये जो मैंने अभी रिंग कंसीडर की है, ठीक है, ये जो रिंग कंसीडर की है, इस रिंग के अलावा जो करंट डेंसिटी होगी के आर स्क्वायर होगी। तो जैसे ही इस रिंग का रेडियस बढ़ेगा करंट डेंसिटी चेंज होती जाएगी और मिनिमम करंट डेंसिटी एक्सिस के ऊपर होगी और मैक्सिमम यहाँ पे होगी सर्कमफ्रेंस के अलाउंग होगी ना। तो अब यहाँ पे करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, करंट डेंसिटी क्या कर रही है बेटा, एक्सिस से लेके सर्कमफ्रेंस तक क्या है, वेरी कर रही है एंड इट इज गिवन बाय के आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर। ओके, स्मॉल आर। ओके, तो अब बेटा हमने करंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो करंट के लिए फिर से रिलेशन वही है, क्या हो जाएगा बेटा, जी डॉट डी हो जाएगा। ओके, अब करंट डेंसिटी के आर स्क्वायर है, डीए का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो एलिमेंट्री रिंग कंसीडर की है, ये जो एलिमेंट्री रिंग कंसीडर की है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इस रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, इस रिंग की थिकनेस में डी आर कंसीडर कर लेता है। इस रिंग की थिकनेस कितनी है बेटा, डी आर है, इस रिंग की थिकनेस हम लोग
डी आर कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यूज डालेंगे, आई विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी, जी का मतलब है के आर स्क्वायर, और डी ए का मतलब क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, ये जो मैंने एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया, ठीक है, इस एलिमेंट्री रिंग की थिकनेस डी आर है, डी आर का मतलब टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस है। तो इस रिंग के अलॉन्ग, ये जो मैंने स्मॉल रेडियस की रिंग कंसीडर किया, इस रिंग के अलॉन्ग हमारी जो करंट डेंसिटी है वो के आर स्क्वायर है, और जैसे आप रिंग को आर बड़ा कर दोगे करंट डेंसिटी और चेंज हो जाएगी। ऐसे ही वेरिएबल्स बनाते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए ये चीज भी जरूरी होती है। ओके, तो आई विल बी इक्वल्स टू, यहां से अब नेक्स्ट तो करंट हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से कांस्टेंट के भी बाहर आ जाएगा, 2 पाई आर भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में रह जाएगा आर क्यूब डी आर। ओके, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू डी आर, और आर की लिमिट क्या है बेटा, 0 से कैपिटल आर, क्योंकि अगर मैं इस एलिमेंट्री रिंग को मिनिमम रेडियस रखूंगा तो 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम रखूंगा तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। ओके, तो यहाँ से आई विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के 2 पाई, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, आर 4/4, और लिमिट्स डाल देंगे 0 टू आर। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये आ जाएगा के पाई/2, और ये लिमिट डाल देंगे तो r4 - 0, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास अब कंडक्टर में करंट कितना आ जाएगा, k पाई r4/2, k का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा। ओके, आपको कुछ वैल्यू भी दी हो सकती है कांस्टेंट k की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करंट डेंसिटी के कंसेप्ट को यूज करके करंट थ्रू द कंडक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, ये चीज को ध्यान में रखना। मैंने नेक्स्ट चैप्टर में, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, जब आपका नेक्स्ट चैप्टर, ये नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा, वहां पे मैं इसको यूज करके एक न्यूमेरिकल दूंगा, तो लेट्स से आप वहां पे इसे इंप्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ओके बेटा, जो यहाँ पे सीखा है वो आगे भी यूज होगा, जैसे जो पिछले चैप्टर में किया है आपने वो इन चैप्टर्स में भी यूज होगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार पिछले वाला छोड़ के इससे स्टार्ट कर लेते, आपको एक चेन बनानी पड़ेगी इन चैप्टर्स को समझने के लिए। ओके, तो ये बेटा मैंने आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताया है। करंट डेंसिटी जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने उसका एक क्वेश्चन करके दिखाया आपको, ठीक है, उसे कैसे यूज कर सकते हो, और उसमें यूनिफॉर्म या वेरिएबल करंट डेंसिटी का मतलब क्या है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, सब लोगों ने ये सुना होता है ओम्स लॉ, क्योंकि आप लोग 10th में ये करके आए होते ओम्स लॉ। तो क्या है ये ओम्स लॉ बेटा, ठीक है, क्या इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो चीज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे हमारे पास लेट से कोई कंडक्टर है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ऑल्दो कंडक्टर्स जो होते हैं वो करंट को कंडक्ट करते हैं ना, बट फिर भी उनमें कुछ ना कुछ लॉस होता है एनर्जी का, क्योंकि इंटरनल कोलिजन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जहां पे वो एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर हमने जो मैंने पीछे आपको पहले भी बताया था वो क्या था कि जैसे इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, देखो नेचुरल सी बात है, रूम टेम्परेचर, और जब तक आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट की या कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने के लिए, ताकि वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे चार्ज को कंडक्ट कर सके, एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो कर सके, हमें क्या करना होगा, इसकी लेंथ के अलॉन्ग हमें क्या है बेटा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी होगी, है ना। जैसे कि हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमें इस डायरेक्शन में वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव होते नजर आएंगे ऑन एन एवरेज। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडी इज नॉट देयर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा, ये तो ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो एक इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल क्रिएट करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। मतलब एक एंड को हाई पोटेंशियल और दूसरे एंड को क्या करना होगा बेटा, लो पोटेंशियल पे मेंटेन करना होगा, जिस वजह से दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। और लेट्स सी मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया है, और V पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करेगी बेटा, और इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करने की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, करंट। ठीक है, इस कंडक्टर के अलॉन्ग, लेंथ के अलॉन्ग आपको क्या मिलेगा, करंट I। ओके, तो लेट्स से करंट I फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया हुआ है आपने, तो ओम्स लॉ I एंड V के बीच में रिलेशन क्लियर करता है, एंड दिस ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस V
is directly proportional to current flowing in a conductor I. V is directly proportional to क्या हो जाएगा बेटा, I हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके मैं अभी इन्हें कंडक्टर बोल रहा हूँ, आगे जाके आप इन्हें रेजिस्टर भी बोलोगे, तो वो रेजिस्टर का मतलब भी वही होता है, ठीक है, जो करंट को रेजिस्ट करते हैं। वो आगे हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बट बेसिकली क्या है बेटा, देखो करंट फ्लो करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक ऐसी कंडक्टिंग मीडियम चाहिए जिससे करंट फ्लो हो सके, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके, है ना। इंसुलेटर्स तो नहीं हो सकते ये, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके क्रॉस मैंने पोटेंशियल V अप्लाई किया है, जिस वजह से इसके अलॉन्ग करंट I फ्लो कर रहा है। इसे आप कंडक्टर बोल सकते हो, आगे जाके इन्हें हम रेजिस्टर भी बोलेंगे। क्यों रेजिस्टर बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो V जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, ठीक है। ये लॉ ओम ने दिया था, ओम साइंटिस्ट का नाम था। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस किया जाता है कांस्टेंट R के साथ बेटा। ये R क्या है, कांस्टेंट है। R जो है ये कांस्टेंट है, मतलब R की वैल्यू V और I के साथ चेंज नहीं करेगी। आप बोलो कि यहाँ पे I इंक्रीज कर दे तो R की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। R की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, यहाँ पे V और I एक दूसरे के साथ चेंज होने वाले हैं। और इस R जो ये कांस्टेंट था बेटा, ये क्या है, इस R को क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बोला गया है, इसको बाद में पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो हमारे पास एक ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ चुकी है, V is equals to IR। ये लॉ हमें बताता है किसी भी कंडक्टर के लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट कैसे वेरी करता है। तो इसको अगर आप ग्राफिकली भी देखोगे, देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं V और I के बीच में, तो देखो बेटा V और I के बीच में ग्राफ जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। V और I का ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है, ओके बेटा। अब इस ग्राफ के बारे में मैं एक चीज और बता सकता हूं आपको, वो ये है बेटा, देखो V is equals to IR लिखा हुआ है। तो आप अगर इसे कंपेयर करोगे मैथमेटिक्स के साथ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं Y is equals to mx, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब जब V और I के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इस ग्राफ का जो ये स्लोप होगा, ये स्लोप हमें क्या बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप ये हमें क्या बताएगा, R के बारे में बताएगा, रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। तो स्लोप ऑफ VI कर्व गिव अस रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। और स्लोप का मतलब आप सबको मालूम है, ठीक है, मैं वो उतनी डिटेल में नहीं जा रहा बेटा। देखो वो सारी चीजें आप +1 में करके आए हुए हो, तो वो चीज नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ स्लोप, ठीक है। और स्लोप देखना बेटा, ध्यान से देखना है, कई बार वो I इधर लिख देंगे, V इधर लिख देंगे, तो ध्यान रखना है स्लोप का मतलब यहाँ पे किसके साथ होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। मतलब जिस तरफ करंट है, करंट की तरफ से आपने एंगल मेजर करना है, ठीक है ना। ये जो एंगल स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, थीटा का मतलब क्या होगा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट एक्सिस के साथ, जिस एक्सिस के ऊपर आपने करंट ड्रॉ किया है, उस एक्सिस से ये एंगल मेजर करना है, आपने ध्यान रखना है इस चीज का, ओके बेटा। तो स्लोप आपका मेजर हो जाएगा, तो आप उस चीज की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो बेटा। तो ये हमारे पास था ओम्स लॉ। अब डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बेटा, ये रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, पहले तो हमारे पास होता क्या है ये रेजिस्टेंस जो ओम्स ने डिफाइन किया, ठीक है। रेजिस्टेंस तो बेसिक डेफिनेशन ये होती है बेटा, देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, रेजिस्ट करना किसी चीज को, ठीक है। तो क्या है बेटा, जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो इस कंडक्टर की एक इंटरनल प्रॉपर्टीज है, उस इंटरनल प्रॉपर्टीज की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होता है, जिस वजह से क्या है, यहाँ पे ये कंडक्टर क्या है, इस करंट को फ्लो होने को अपोज कर रहा है। बेसिकली वो जो एनर्जी लॉस हो रही है, वो एक तरह से किसका लॉस है, वो एक तरह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो उनके पास एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, उसका लॉस है। जिस वजह से उनकी एनर्जी लॉस होगी तो करंट में भी चेंज आएगा, करंट में भी ड्रॉप आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट को कोई चीज रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। वो सारी इस कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं जो करंट को रेजिस्ट कर रही है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जिसकी वजह से ड्यू टू व्हिच देयर इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, मटेरियल की, जिसकी वजह से
क्या है बेटा, उसके अंदर करंट फ्लो होने को, करंट को, जिसकी वजह से वो करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, करंट को क्या करता है, अपोज करता है बेटा। ओके, नेचुरल सी बात है। अगर हम इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर तो करंट को बहुत ज्यादा अपोज करेगा, क्योंकि उसके अंदर चार्ज कंडक्ट ही नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे वेरी वेरी लार्ज और इन्फिनिटली लार्ज इंसुलेटर के लिए। बट कंडक्टर्स में क्या होगा बेटा, अब जो अच्छे कंडक्टर्स हैं, बेस्ट कंडक्टर्स हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो उनकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर्स हैं, चार्ज को कंडक्ट करेंगे, चार्ज की एनर्जी में कम लॉस आएगा, तो रेजिस्टेंस अपोजिशन कम मिलेगी करंट को, तो उनकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसीलिए डिफरेंट मटेरियल्स की डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरनल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। क्लियर, मतलब क्या है, इन कंडक्टर्स आल्सो एवरी डिफरेंट कंडक्टर हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सब कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि वो कंडक्टर है, कंडक्टर में आते हैं तो सबकी रेजिस्टेंस सेम होगी, बिल्कुल नहीं। सब कंडक्टर्स जो है, जैसे सिल्वर की सबसे कम होगी, क्योंकि इट इज अ बेस्ट कंडक्टर, जितना अच्छा कंडक्ट करेगा उतनी ऑपोजिशन कम होगी, जितनी ऑपोजिशन कम होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, है ना। तो इसीलिए डिफरेंट कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होती है। ओके, और अगर कंडक्टर एंड इंसुलेटर में कंपेयर करें, कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलेटर्स की वेरी वेरी लार्ज होती है, क्योंकि वो कंडक्ट ही नहीं करेंगे बेटा। ओके, कंडक्ट ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो मैंने आपको पहले बता चुका है। ठीक है, पिछले पार्ट में, मतलब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने इंसुलेटर के बारे में आइडिया दिया था। तो यहाँ पे अब आपका बेटा जब पोटेंशियल क्रिएट किया, करंट फ्लो होने लग गया है, और उस करंट की वजह से क्या है, यहाँ पे करंट को ही ऑपोजिशन मिलती है। ठीक है, वो ऑपोजिशन जो क्रिएट कर रहा है मटेरियल, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को आर से डोनेट करते हैं बेटा, और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है जो दैट इज ओम। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, ओम ही होता है। ठीक है, और ऐसे इसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया है यहाँ पे, जो ओम्स लॉ में इंट्रोड्यूस किया था हमने, आर। ठीक है, और दैट रेजिस्टेंस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो यहीं पे अब मैं बता देता हूं रेजिस्टर क्या होंगे। तो देखो बेटा, अब इसमें कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक तो है नहीं, ठीक है ना। वो मटेरियल जो करंट को रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उन्हें क्या बोल दिया जाता है, रेजिस्टेंस। और अब हमें मालूम है, भले हम सिल्वर की बात करें बेटा, सिल्वर ऑल्दो बेस्ट कंडक्टर है, बट सिल्वर के अंदर भी कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा कि नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर हम सिल्वर यूज कर रहे हैं वो 100% चार्ज कंडक्ट करेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या है बेटा, ड्रॉप होगा। ठीक है, अब वो क्या है, अभी तक हमने ऐसे मटेरियल नहीं बनाए हैं जिनकी रेजिस्टेंस जीरो है। बना सकते हैं हम लोग, वो अलग टॉपिक है, बट अभी के लिए जस्ट इतना देखो कि जो सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर मानते हैं आप जिसे, वो भी करंट को कुछ ना कुछ रेजिस्ट करता है, मतलब आप उसे भी रेजिस्टर की तरह बोल सकते, उसे भी रेजिस्टर बोल सकते हो। तो रेजिस्टर क्या होता है बेटा, रेजिस्टर्स आर दोज व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। जब भी उनमें से करंट फ्लो करेगा, अगर वो करंट को अपोज करते हैं, और उसे क्या बोल दिया जाता है, रेजिस्टर्स। ठीक है बेटा, तो हम लोग एक तरह से बेटा किसी भी मटेरियल को रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, है ना, रेजिस्टर बोल सकते हैं। किसी भी कंडक्टर को क्या है, रेजिस्टर बोल सकते हैं। कंडक्टर की डेफिनेशन थी कि जो करंट को कंडक्ट करे, है ना, और रेजिस्टर क्या है, जो करंट को रेजिस्ट करे, अपोज करे। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास ओम्स लॉ डिस्कस हो चुका है हमारा। ठीक है, ओम्स लॉ में हमने V और I का रिलेशन बताया। अब मैं आपको ओम्स लॉ में जो R है, ये जो रेजिस्टेंस है, जो मैं अभी तक बोल रहा था, ये इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल प्रॉपर्टीज है। ये क्या इंटरनल फैक्टर्स और प्रॉपर्टीज है जिस वजह से रेजिस्टेंस होती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और एक ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपको सब्जेक्टिव मॉडल से, ये चीज भी है इंपॉर्टेंट। ड्राइव ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट जो किया था ना, उसी से ही ओम्स लॉ ड्राइव करेंगे। देखो बेटा कैसे करना था, जब भी ऐसी चीज आए ना, आपको टीचर ने क्लास में करवाया हो ना करवाया हो, ठीक है, आपने सोचना है आपने किसके बीच में रिलेशन, ओम्स लॉ ड्राइव करना है। सबसे पहले ओम्स लॉ इधर मैं लिख लेता हूं। ओम्स लॉ क्या था बेटा मेरे पास, ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V और I के बीच में रिलेशन है। ठीक है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से मैंने आई और वी, देखो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को v की इन टर्म्स में भी लिख सकते हो, करंट की इन टर्म्स में भी लिख सकते हो। और आपको मालूम हो करंट का रिलेशन निकाला था I NEAVD, ठीक है। और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर आपने लिखना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? E कैपिटल E टाउ बाय m, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो? V बाय n। आई होप आपको ये जो चीजें लिख रहा हूँ ये क्लियर है, क्योंकि हमने पीछे ड्राइव की है ये। ओके, तो देखो बेटा मैंने उधर पहले दिमाग लगाया अपना और सोचा करना क्या है मेरे को, ठीक है। मेरे को क्या करना है? ओम्स लॉ, ये रिलेशन बनाना है v और i के बीच में। v और i के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो ओम्स लॉ ही है, ठीक है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांसेप्ट से मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन i के साथ और v के साथ निकालना पड़ेगा। मैंने दोनों फार्मूलाज लिखी है, इनको अगर हम कंबाइन करते तो मेरे पास i और v का रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, तो हमें पता है वी नो, हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, हमारे पास अगर एक कोई कंडक्टर है, लेट्स से इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ L है, ओके, और मैंने पोटेंशियल V अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में इसके अंदर करंट फ्लो करेगा I, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन्स है जो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव करेंगे। और I और VD का क्या रिलेशन है बेटा? तो वी नो I करंट इन द कंडक्टर इज गिवन बाय NEAVD, वेयर N का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया, VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और हमें आज ये भी पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो बेटा? VD इज गिवन बाय E V टाउ बाय m into m to n। m का मतलब यहाँ पे क्या बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज, फिर से वही इलेक्ट्रॉन के ऊपर, V का मतलब है जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, टाउ का मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू अगर पहली वाली इक्वेशन में डालेंगे तो I विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? NEAVD की वैल्यू डाल देते हैं, हमारे पास रिजल्ट ये बन गया है। इसको क्या लिख सकते हो? I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन m इंटू A अपॉन L इंटू V, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या लिख लोगे? V इज इक्वल्स टू आ जाएगा ML बाय NE स्क्वायर टाउ अपॉन E इंटू I, ठीक है, रीअरेंज कर दिया। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V और I के साथ तो नहीं चेंज होने वाला। नंबर चार्ज डेंसिटी भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट है, लेंथ कंडक्टर की भी बड़ी छोटी नहीं होने वाली, क्रॉस सेक्शन एरिया भी। तो ये सारी चीज जो यहाँ पे ये चीज बनी है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है कि नहीं है बेटा? और ओम्स ने इसी पूरी टर्म कांस्टेंट को क्या डिफाइन किया है? रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ से? M NE स्क्वायर टाउ L बाय E। क्लियर है बेटा? तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है। तो यहां से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू R, IR लिख सकते हैं, और R कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं। और यही हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ है, ठीक है। इस तरह से हमने ओम्स लॉ को ड्राइव कर लिया है, ठीक है बेटा। तो अब यहां से ड्राइव करते हुए जो ये टर्म बनी है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। यहां से आपको रेजिस्टेंस की और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कोई भी मटेरियल जो है वो रेजिस्ट क्यों करता है करंट को। देखो बेटा, आपके पास R इज इक्वल्स टू M कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, E स्क्वायर टाउ L बाय E। देखो बेटा, अब क्या होगा? अब लेट्स से सिल्वर की बात करें, सिल्वर के लिए ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने वाले हैं। मैं सिल्वर की अगर लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, एक वायर है सिल्वर की, ठीक है, उसका L एंड A कांस्टेंट रखते हैं अगर, तो उसको किसी भी V तो जितना मर्जी पोटेंशियल कम ज्यादा करते रहे, इन फैक्टर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। V चेंज करने से ना तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करने वाला है, ना ही नंबर चार्ज डेंसिटी, ना ही E, ना ही टाउ। क्लियर है? तो इस वजह से रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर हैविंग सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया इररिस्पेक्टिव ऑफ V सेम रहने वाली है, ठीक है बेटा। अगर मैं सिल्वर की जगह पे कोई और मटेरियल लूं, लेट्स से कॉपर, तो नेचुरल सी बात है बेटा, मटेरियल चेंज करने से सबसे पहले फैक्टर कौन सा चेंज होगा? ये N। हर डिफरेंट मटेरियल का नंबर चार्ज डेंसिटी क्या होने वाला है बेटा? डिफरेंट होने वाला है, ठीक है ना। अब हर मटेरियल में
पर यूनिट वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे, सब में डिफरेंट डिफरेंट भी होंगे, तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसीलिए r की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए इसीलिए r की वैल्यू चेंज हो जाती है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाउ, क्योंकि बेटा देखो अगर मैं m और e की बात करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो n एंड टाउ। तो मतलब क्या है, अगर मैं सिल्वर की वायर लेता हूं और कॉपर की वायर लेता हूं, दोनों का लेंथ एंड ए भी सेम रख दिया, ठीक है, फिर भी दोनों की रेजिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि बेटा दोनों के लिए n एंड टाउ की वैल्यू डिफरेंट होने वाली है। n फिर से भैया बेटा उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, और टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन कितनी जल्दी या धीरे हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी इनकी। तो नेचुरल सी बात है, दोनों सिल्वर एंड कॉपर में जब देखा गया तो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, ज्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस कम होगी, तो वो अच्छा कंडक्ट करेगा, इसीलिए सिल्वर अच्छा कंडक्टर है बेटा, और कॉपर उसके मुकाबले में कम है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हो जाती है ड्यू टू डिफरेंस इन n एंड टाउ। वेयर एज फॉर पर्टिकुलर मटेरियल गिवन दैट L एंड A कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहने वाली है बेटा, कांस्टेंट रहने वाली है, वो V के साथ चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे कम ज्यादा करूंगा, ना L चेंज होगा ना A चेंज होगा, ये वाली चीज तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। क्योंकि ये तो क्या है बेटा, n एंड टाउ तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, मटेरियल कैसा है, सिल्वर है कॉपर है, ये दोनों चीजें तब चेंज करेंगी n एंड टाउ जब आप मटेरियल चेंज करते हो, स्टील से कॉपर, कॉपर से एल्यूमिनियम जाओगे, ठीक है। लेंथ और एरिया तो आप एक सिल्वर वायर 10 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, सिल्वर वायर 20 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, बट अगर आप 20 सेंटीमीटर वायर की बात कर रहे हो तो V चेंज करने से आपकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, इसीलिए रेजिस्टेंस क्या रहने वाली है, वहां पे कांस्टेंट रहने वाली है बेटा। ओके, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से ओम्स लॉ ड्राइव किया है यहाँ पे बेटा, और यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बन रहा है, जो कि ओम्स लॉ है। और यहाँ से हमारे पास एक और चीज मिली है, रेजिस्टेंस को अब हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारा ओम्स लॉ ही चल रहा है बेटा। ओम्स लॉ में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन V एंड I, जो ओम्स ने दिया था, वहां पे उसने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है R, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। उस रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस का मतलब है मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो रेजिस्ट करता है करंट को, और ऐसे मटेरियल को बोल दिया जाता है रेजिस्टर्स, ठीक है बेटा। अब ये रेजिस्टेंस को अगर हम डिटेल में पढ़े बेटा, तो रेजिस्टेंस R, ठीक है, डेफिनेशन आपको करवा चुके हैं, यूनिट आपको बता चुके हैं, और अभी हमने इस R की वैल्यू निकाली है। R इज इक्वल्स टू आया बेटा M L by A N E स्क्वायर, क्लियर है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा। तो फॉर गिवन मटेरियल मतलब किसी गिवन मटेरियल के लिए, जैसे सिल्वर की बात करो तो सिल्वर के लिए ये चीज क्या होने वाली है बेटा, कांस्टेंट होने वाली है। सिल्वर की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो 20 सेंटीमीटर हो, ना तो n चेंज करेगा ना टाउ चेंज करेगा, तो इसे बोल दिया जाता है रो, ठीक है। ये रो क्या है बेटा, इसे बोल दिया जाता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल दिया जाता है, इसे बोल दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू है रो L बाय A। तो गिवन मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, आपके पास सिल्वर वायर की लेंथ पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पता है, तो आप उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है बेटा, कांस्टेंट होने वाली है। फॉर गिवन मटेरियल M by N E स्क्वायर टाउ इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। मैं आपको पहले भी पिछले पार्ट में अभी जो क्लियर कर रहे थे हम लोग, वहां पे मैं बार बार बोल रहा था बेटा, ये जो फैक्टर है, ठीक है, इसमें भी सिर्फ ये दो फैक्टर्स है n एंड टाउ, ये दोनों फैक्टर्स कब वेरी करेंगे, जब हम मटेरियल चेंज करेंगे, कॉपर से सिल्वर, सिल्वर से एल्युमिनियम, कुछ ऐसे वेरी करेंगे तब चेंज होगा। अगर किसी गिवन मटेरियल की स्टडी कर रहे हो तो ये चीज क्या होने वाली है, कांस्टेंट। मतलब क्या है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, और आपको गिवन होती है। आप बुक्स में एनसीईआरटी बुक खोलोगे, वहां को आपको इसका डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है। आप इसे यूज करके किसी भी गिवन लेंथ की और गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बेटा, ओके। और अगर आप यहां से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देना चाहोगे
और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देना चाहूंगा। देखो बेटा R इज इक्वल टू रो, अगर लेंथ भी 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रेजिस्टिविटी है इसे क्या लिख सकते हो आप लोग, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना बेटा, रेजिस्टिविटी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये मटेरियल की रेजिस्टेंस है, गिवन मटेरियल की रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, किसी भी गिवन मटेरियल के यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वायर की जितनी रेजिस्टेंस होगी उसे उसका क्या बोल दिया जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर है बेटा, और इस रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा, ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, इस रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनने वाला है हमारे पास, बेटा ये ओम है, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ओम मीटर। ठीक है बेटा, ओम मीटर बन जाएगा इसका यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास ओम मीटर बन जाएगा। ठीक है बेटा, यूनिट्स आप अगर डिमेंशनल एनालिसिस आता है बहुत इजीली यहां से बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने ओम बताया, लेंथ का मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, तो ये रेजिस्टिविटी के बारे में बात की है। अब यहाँ पे हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर ली है, वो क्या है रेजिस्टिविटी। पहले रेजिस्टेंस आया, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस को डिटेल में निकाला है कि रेजिस्टेंस किन इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है हमारी एन, टाउ, एल और ए के ऊपर। ठीक है, बट अगर गिवन मटेरियल की बात करें तो एन और टाउ भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बन जाती है रेजिस्टिविटी। फिर रेजिस्टेंस गिवन मटेरियल के लिए सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर सिल्वर वायर या 20 सेंटीमीटर, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, नेचुरल सी बात है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होने वाली है। ठीक है बेटा, तो यहां से आई होप आप लोग निकाल सकते हो फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप फैक्टर्स की बात करोगे, सबसे पहला फैक्टर क्या है बेटा, लेंथ। तो गिवन मटेरियल की लेंथ कितनी है, किसी भी रेजिस्टर की लेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या है रेजिस्टेंस बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा बेटा रेजिस्टेंस उतनी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है बेटा, तो बेटा ये दोनों फैक्टर्स किसी भी गिवन मटेरियल के लिए। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है, मतलब कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है, मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हो, नंबर चार्ज डेंसिटी। तो नंबर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये जो स्मॉल एन लिखा हुआ है, तो इसके रेजिस्टेंस क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, तो मतलब क्या है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी रेजिस्टेंस क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा, एन ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप इंसुलेटर्स की बात करोगे, इंसुलेटर्स के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत कम। तो इस वजह से उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा। क्लियर है, तो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है। ठीक है बेटा, और मतलब क्या है, नंबर चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, ज्यादा होंगे नंबर चार्ज डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उतनी ऑपोजिशन कम मिलेगी, उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। ओके, तो ये हमारे तीन फैक्टर्स हैं बेटा। यहाँ पे एक फोर्थ फैक्टर बन जाता है हमारे पास, जो ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो यहां से आप देख सकते हो बेटा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ लिखा हुआ है ना। तो मतलब क्या बेटा, देखो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा, तो देखो बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ए पॉइंट पे कोलाइड किया, फिर यहाँ से जाके बी पॉइंट पे कोलाइड किया है। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है इन दोनों ए एंड बी के बीच में जो टाइम लिया है उसने, उसे बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा बेटा उतनी कोलिजन क्या होगी, कम होगी, और जितनी कोलिजन कम होगी उतना एनर्जी में लॉस कम होगा, जितना एनर्जी में लॉस कम होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज यहां से भी दिख रही है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फोर्थ फैक्टर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो है लेंथ,
किसी भी गिवन मटेरियल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा बेटा उतनी रेजिस्टेंस क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ओके, फिर आता है आपका मटेरियल। ठीक है, पहले दो फैक्टर्स तो देखो बेटा किसी भी मटेरियल के लिए है। फिर आता है डिफरेंट मटेरियल्स में कैसे रेजिस्टेंस चेंज करती है। तो मटेरियल आपका कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, और कंडक्टर में भी अच्छा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, कैसा। बैड कंडक्टर तो क्या है, मतलब एन की वैल्यू ज्यादा है कम है। ठीक है, फिर आ जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कैसे, मतलब कम है ज्यादा है। यहाँ पे बेटा एक चीज और देखो, एन की वैल्यू तो जो होती है वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, कंडक्टर बेस्ट है, ठीक है, अच्छा है या नहीं। ठीक है, जैसे सिल्वर है तो एन की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, वही बात कर ले दूसरे कंडक्टर्स में तो उनकी वैल्यू एन की कम होगी, तो इसीलिए उनकी रेजिस्टेंस सिल्वर के मुकाबले ज्यादा होने वाली है। इसीलिए सिल्वर के मुकाबले वो अच्छे कंडक्टर नहीं है, सिल्वर उनके मुकाबले ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। क्लियर है। तो अब अगर हम बात करें रिलैक्सेशन टाइम की, यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग की ही बात करो। फोर्थ फैक्टर तक हमने डिस्कस किया। फिफ्थ फैक्टर एक और है बेटा, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। देखो बेटा क्या है, ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाला फंडा मैंने अभी आपको बताया, उसी के साथ ये चीज चलने वाली। देखो कोई भी कंडक्टर है बेटा, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा। देखो मैंने पोटेंशियल V अप्लाई किया हुआ है, पोटेंशियल जो है वो V अप्लाई किया हुआ, लेट्स से करंट I फ्लो कर रहा था इसके अंदर, और इसकी रेजिस्टेंस है R, और हमें पता है R इज इक्वल्स टू क्या है, हमने अभी निकाला है m/n² टाउ L/A, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यही निकाली है ना बेटा। तो अब यहाँ पे देखेंगे बेटा टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा कोई भी कंडक्टर है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है इसके अंदर जो इंटरनल एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो टेम्परेचर वाला फंडा है हीट वाले में आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ठीक है, 11th में। तो बेटा टेम्परेचर डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये और रैंडमली, बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे। बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करने का मतलब क्या है बेटा, इनकी इंटरनल कोलिजन बढ़ जाएगी और एनर्जी में लॉस ज्यादा होगा। इनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो ये चीज क्या है, ये फैक्टर क्या है, ये है रो। ठीक है, तो टाउ बढ़ने से रो भी क्या हो जाएगा, रो बढ़ जाएगा। ओके, रो बढ़ने से, ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ने से क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके कंडक्टर का क्या होता है बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा और उस वजह से कोलिजन ज्यादा जल्दी होंगे और उस वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रो बढ़ जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी किसी मटेरियल की। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अगर dt है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, dt है, लेट्स से dt टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, चेंज लिखना है या इंक्रीज लिखो, स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस dr जो होगा ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt होगा। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करते रहता है r अल्फा के साथ। ओके, तो dr इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r अल्फा dt। यहाँ पे अल्फा क्या है बेटा, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या है बेटा, अब डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है बेटा, ये चीजें सब लिंक्ड हैं आपस में, देखते जाइए। डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं बेटा, उनके अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सब डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिल्वर की बात करूं और आयरन की,
दोनों में 10 डिग्री इंक्रीज किया तो दोनों का रेजिस्टेंस भी 10 बाय सेम अमाउंट इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट सेम चेंज इन टेम्परेचर से रेजिस्टेंस में चेंज क्या आएगा बेटा, डिफरेंट आएगा। वो डिफरेंट क्यों आ रहा है, ड्यू टू अल्फा, क्योंकि अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब मटेरियल्स के लिए क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। क्लियर है बेटा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, जिसका ये कम होगा उसमें ये भी क्या हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इन अ गिवन मटेरियल विद चेंज इन टेम्परेचर। एंड यहाँ पे आर का मतलब है किसी भी गिवन टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस, किसी भी गिवन टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस आर है, तो वहां से स्मॉल डी चेंज इन टेम्परेचर करने से इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, डी आर होगा बेटा। ओके, और आप लोग यहाँ पे एक चीज और भी लिखी होती है, कई बार ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी होता है आपका लिखा हुआ, डी आर का मतलब क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस है ना। फाइनल मतलब किसी भी टी टेम्परेचर पे इसे इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट लिख लेते हैं, इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल टेम्परेचर टी है माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर 0 लेना होता है इस फॉर्मूला में, आपने ध्यान रखना है ये चीज का। ये मैंने इसलिए लिखा है, देखो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ये है। अगर आपने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस किसी भी गिवन टी टेम्परेचर पे निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, और इस फॉर्मूला में आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना होता है। ठीक है, बट क्या है बेटा, जब आप इंटीग्रेट करोगे इस रिजल्ट को, यहाँ पे लॉग वगैरह इंक्लूड हो जाएंगे, तो जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे यूज करना है, और आप ये फॉर्मूला बुक्स में आप ये फॉर्मूला जो मैं अभी यहाँ से इंटीग्रेट करके ड्राइव करके दिखा रहा हूँ वो नहीं होने वाला, बुक्स में ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूला से भी रिजल्ट काफी क्लोज आ जाता है। ठीक है, तो आप, चलो मैं पहले ये वाली चीज आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, dr इज इक्वल्स टू आर अल्फा dt, मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है। क्लियर है बेटा, अब आप इसे सीधा जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख रहा था वो चीज नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आपको अगर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस निकालनी किसी भी टी टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर टी पे, तो आपको इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। ओके, जिसमें आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। तो ये बेटा हमारा सिंपल फिफ्थ फैक्टर था, टेम्परेचर। ठीक है, चलो वो बाद में बताता हूँ मैं अभी आपको, बट आपको समझ आ गया है विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बेटा। ओके, और एट सेम टाइम मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये था कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब आगे जाके पढ़ोगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है बेटा, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो लो टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते, हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं। तो मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो ध्यान रखना है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, और सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये क्यों डिक्रीज होती है बेटा, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके n इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो पहले कम होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम उतना फैक्टर रोल प्ले नहीं करता जितना n प्ले कर जाता है, जिस वजह से ओवरऑल एवरेज रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला जब चैप्टर करोगे, 9th यूनिट करोगे अपनी, वहां पे बहुत डिटेल में करोगे ये चीज, बट फॉर द टाइमिंग ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है इसीलिए मैंने यहीं पे बता दिया है, ताकि आप बाद में कंफ्यूजन ना, आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे, या यहीं पे इसी चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, आपने इंक्रीज बोला, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलो अच्छा, मैं कंडक्टर की बात कर रहा था बेटा, टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंस वेरी होती है, क्या फॉर्मूला बनता है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था dr इज इक्वल्स टू r अल्फा dt। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है बेटा, किसी भी गिवन टेम्परेचर t के ऊपर रेजिस्टेंस r है, यहाँ पे क्या है, एट गिवन टेम्परेचर t रेजिस्टेंस क्या थी हमारी, रेजिस्टेंस थी r, तो चेंज इन रेजिस्टेंस dr हो गया है, जब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस dr हो गया है जब आपने टेम्परेचर को dt से बढ़ाया है बेटा। तो अब आपके पास अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं,
लेट्स से इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है और फाइनल रेजिस्टेंस RT है और मुझे यहाँ पे RT निकालना है और इधर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है बेटा किसी भी इनिशियल टेम्परेचर Ti से फाइनल टेम्परेचर Tf से। अब जिनको इंटीग्रेशन आती है बेटा आपको पता है सीधा मैं ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। अब मैंने लिमिट्स तो डाल दी है बट देखो बेटा इधर वेरिएबल क्या है R है, इधर वेरिएबल R वेरिएबल इधर भी है और इधर dt भी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है। तो बेटा गलती मैं जो करता हूँ ध्यान रखो आप भी यही गलती करोगे, मैं इसीलिए करके दिखाता हूँ कि आप सीधा इंटीग्रेट करने बैठ जाओगे, आप इधर R को कांस्टेंट मान लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है बेटा। तो अब क्या है बेटा, क्योंकि देखो ये जो R है ये तो T टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा R भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो R हियर इज वेरिएबल। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको कुछ इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, इस मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे R वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे T वेरिएबल है। पहले क्या था, इधर R था, इधर R एंड T दोनों थे, इसीलिए R को मैं इधर ले गया इसलिए, ठीक है। और अब आपने इंटीग्रेट कर देना है बेटा, आपने ये चीज पहली बार नहीं की, ऐसी चीजें आपने पहले भी की होंगी। ओके, अब इधर R की लिमिट डाल सकते हैं, लेट्स से R1 से R2 और टेम्परेचर T1 से T2, क्लियर है। तो अब dr/r की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होती है log r और लिमिट आ जाएगी R2 से R1 इक्वल्स टू इधर अल्फा dt की लिमिट, dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t और लिमिट्स डाल देंगे t2 टू t1। ओके, तो नेचुरल लॉग ऑफ लिमिट्स डालोगे R2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ R1 इज इक्वल्स टू अल्फा T2 माइनस T1। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, log A माइनस log B, तो ये क्या होती है आइडेंटिटी log A बाय B, ठीक है। तो अब इसे आप अगर सॉल्व करोगे, ये log है जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, R1 by R2 is equals to e raised to power alpha T2 minus T1। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, that will be equals to R1 e raised to power alpha T2 minus बेटा ये एग्जैक्ट रिलेशन है आपका टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ, क्लियर है बेटा। बट ये रिलेशन आप जब यूज करते हो तो इसमें एक्सपोनेंशियल आ जाता है बेटा। तो जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हो, अगर वहां पे रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल में, तो आप ऐसे ही करिए इस चीज को, ठीक है बेटा। बट आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो एक्सपोनेंशियल नहीं होता है और आपको अगर ऐसे सॉल्व करके आओगे वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको आंसर भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जैक्ट रिलेशन है यहाँ पे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज एक और वे में बताने वाला हूं, ये लिख लिया है आपने, नोट डाउन करें इसे, ठीक है। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान रखना। देखो बेटा ऐसा नहीं कि जो टीचर ने पढ़ा दिया उसी के ऊपर बिल्कुल चलना है, आपने अपने दिमाग की प्रेजेंस को भी यूज करना है, वहां पे दिमाग में जो चीज स्टोर की उसको इंप्लीमेंट करना है। देखो जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे वहां पे ऑप्शन होंगे उसी तरह से आपने अपने आप को मोल्ड करना है। आसानी की वहां पे कंफ्यूज हो, सर ये वाला लगाओ या ये वाला जो अभी करने वाला, ठीक है। मैंने अभी बता दिया, आप ऑप्शन देखिए, अगर एक्सपोनेंशियल में ऑप्शन है तो फिर आप ऐसे करिए, ठीक है। और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है फिर आपने ऐसे ही करना है जो मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर हम लोग ये बात करें ऐसे कुछ इस तरह से, चेंज इन रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। और इनिशियल R1 है अल्फा T2 माइनस T1, कुछ इस तरह से भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। R1 को अगर उधर ले जाओ तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 अल्फा T2 माइनस T1 प्लस R1, तो यहाँ से R1 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब मोस्टली बच्चे बोलेंगे सर हाँ जी ये फॉर्मूला हमने बुक में देखा हुआ है, क्लियर है। जो मैंने उधर ट्राई किया वो फॉर्मूला नहीं देखा होगा, ये फॉर्मूला सबने देखा होगा। तो बेटा क्या इस फॉर्मूला की क्या लिमिटेशन है, इस फॉर्मूला की लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे T2 और T1 में ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर dt की वैल्यू बहुत स्मॉल है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अगर चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है फिर नहीं ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। आप जो भी चीज जो भी फॉर्मूला पढ़ते ना बेटा साथ में इसकी लिमिटेशन पढ़ो, इस फॉर्मूला की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये एग्जैक्टली ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है, ये बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बट इस फॉर्मूला की लिमिटेशन है क्योंकि देखो बेटा मैं dt को T2 माइनस T1 लिख रहा हूं और यहाँ पे इस T2 से T1 रेंज के लिए मैं रेजिस्टेंस R1 को कांस्टेंट मान के चल रहा हूं एक तरह से, तो वो
वो चीज तो गलत है कि नहीं। तो ये R1 आपका कांस्टेंट तभी हो सकता है अगर T2 और T1 में ज्यादा चेंज ना हो। ओके, और ये फॉर्मूला इसलिए चल जाता है क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे बहुत स्मॉल होती है, सभी मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻2 3 कुछ इस तरह से होती है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला चल जाता है आपका। सब्जेक्टिव पॉइंट से आपने हमेशा ऐसे ही करना है। तो जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है वहां पे बेटा। ओके, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अब जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको यूज करें तो आप कुछ इस तरह से यूज करें, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना है, जैसे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेट्स से वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस इज 10 ओम एंड रेजिस्टेंस एट 50 डिग्रीज, लेट्स से कुछ भी मतलब उन्होंने दे रखा है 5 ओम ले लेते हैं, ठीक है, और आपसे पूछ लिया रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री सेल्सियस बताइए। तो अब बच्चे मोस्टली क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अल्फा नहीं गिवन है, अल्फा निकालेंगे, तो वो क्या करेंगे R80 इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू R50 ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा यहाँ पे 80 माइनस 50 करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर R40 के लिए ऐसे कुछ R50 इज इक्वल्स टू R40 1 प्लस अल्फा 50 माइनस 40 ऐसे करके वो कुछ करेंगे और आपका रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल के R40 की वैल्यू निकाल देंगे। बट बेटा आपने ऐसे नहीं करना है, ये फॉर्मूला की लिमिटेशन है, ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला को जब भी आपने यूज करना है और आप चाहते हो आपका आंसर बहुत सही एक्यूरेट आंसर के पास आए जो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट से ट्राई करना है, तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो देखो बेटा। तो सबसे पहले हमें निकालना अल्फा ही है बेटा, तो अल्फा कैसे निकले देखो बेटा, आपने क्या करना है R80 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा 80 माइनस 0। R0 का मतलब रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, हमेशा इस रिलेशन को ऐसे लिखना स्टार्ट करो आपसे, ठीक है। मतलब क्या R2 इज इक्वल्स टू R1 की जगह R0 लिख लो और T1 की जगह क्या लिख लो 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना बेटा मैं ये डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूँ, ये डिग्री सेल्सियस में अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा, अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, पर केल्विन भी हो सकता है, क्योंकि बेटा इसके साथ टेम्परेचर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। डायमेंशनलेस तभी बनेगा ना ये चीज, ठीक है। 1 के साथ डायमेंशनलेस चीज ऐड होगी कि नहीं होगी, तो इसका पर डिग्री होगा और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर है बेटा यहाँ पे T2 माइनस 0। ये ध्यान रखना है यहाँ पे 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस लिखा, अगर केल्विन लिखेंगे फिर यहाँ पे क्या देगा 273, ध्यान रखना ये चीज का। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो आ जाएगा R80 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस ऐसे ही R50 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा 50 माइनस 0। आपने हमेशा ऐसे ही करना है, ये 0 लिखना है तो ये क्या डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, 80 और 50 क्या होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ऐसा ना ये केल्विन में हो, यहाँ पे 0 लिख लो आप, अगर ये केल्विन में होगा तो इसमें यहाँ पे 273 आएगा बेटा, ठीक है। बेसिकली आपने 0 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इन दोनों को कर दोगे डिवाइड, R80 और R50 दे रखा है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन थी 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डिवाइड 1 बाय, ये बेटा मैं आपको बता रहा हूं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने रेजिस्टेंस निकालनी है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इवन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। जो इससे पहले रिजल्ट बेटा मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो पहले मैंने एक्सपोनेंशियल वाला रिजल्ट निकाला है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तब लगाना है आपने अगर ऑप्शंस में आपको एक्सपोनेंशियल या लॉग की फॉर्म में आंसर हो, ठीक है बेटा। अदरवाइज आपने ट्राई ऐसे ही करना है हमेशा। आपको क्वेश्चन में बेटा क्या है, वैसे जैसे क्वेश्चन ट्राई करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको 80 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दे रखी है, 50 डिग्री सेल्सियस पे दे रखी है, आपने 40 डिग्री पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा देखो क्वेश्चन को करने के लिए हमें अल्फा जरूरी है, तो इन दोनों का मैंने रिलेशन बना लिया यहाँ पे, और इन दोनों को डिवाइड करके इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। उस इक्वेशन को सॉल्व करके 1 और 2 को डिराइव करेंगे तो अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। जैसे ही अल्फा आ गया अब क्या करो, R40 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बेटा, R50 इज इक्वल्स टू R40 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, R0 1 प्लस अल्फा 40 माइनस 0, ओके। और यहाँ पे ये हो जाएगी इक्वेशन 3। तो अब इनमें से किसी भी क्वेश्चन के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड 3 बाय 1 भी कर सकते हो 2 भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। जैसे ही डिवाइड 3 बाय 1 करोगे R40 बाय R1 के साथ किया तो R80 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 40 माइनस 0 40 अपॉन 1 प्लस अल्फा 80 माइनस 0 80।
अब देखो बेटा इस इक्वेशन में आपको R80 भी गिवन है, अल्फा आपने फाइंड आउट कर लिया, R40 आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है आपने सब्जेक्टिव फॉर्म ऐसे ड्राइव करना है इसको, सब्जेक्टिव में ऐसे डील करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। वो जो मैंने पहले बताया वो हायर लेवल में, जब आप बेटा हायर इंजीनियरिंग करने जाओगे या फिर आप अपने बीएससी वगैरह करने जाओगे, वहां पे वो कंसेप्ट लगेगा। ये वाला कंसेप्ट आपका सिर्फ 12th तक रहता है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता है, आप एक्सपोनेंशियल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इस तरह से करने से आपका आंसर बहुत पास आ जाता है उसी रिजल्ट की, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होगा आपके क्वेश्चन में, और दूसरी चीज है अल्फा की वैल्यू स्मॉल है, इसीलिए ये फॉर्मूला बहुत हद तक आपका साथ दे देता है। बट एक्यूरेटली अगर आपने रिजल्ट निकालना है, फिर वो जो एक्सपोनेंशियल वाला रिजल्ट निकाला था वो है बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जिनको कंफ्यूजन हो रही है वो आंखें बंद करके बस इसी को यूज करें प्लस 2 के लिए, ठीक है। जिनको क्लैरिटी है वो दोनों चीजें साथ में पढ़िए बेटा, क्योंकि देखो हर ये एक लिमिटेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह से आपने हीट वाले चैप्टर में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किया था, वहां पे भी एक फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनता है, और एक टीचर आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, मैंने दोनों फॉर्मूलाज बता दिए हैं। जिनको क्लियर है गुड, जिनको नहीं क्लियर उन्होंने आंखें बंद करके सिर्फ इसी को ही पढ़ना है, उन्होंने उसके ऊपर नहीं ध्यान देना है। कंफ्यूज मत करिए अपने आप को, आपने वो वाला पार्ट स्किप कर देना है, सिर्फ ये पढ़िए। फिर आप रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट में सिर्फ ये पढ़िए, और न्यूमेरिकल को डील कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस क्वेश्चन में बेटा देखो, इसी क्वेश्चन में ये ना गिवन होता, आपको अल्फा गिवन होता, अल्फा दे दिया 3.4 × 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन जो भी लिखा, तो फिर आपको अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं। फिर आपने क्या करना है बेटा, फिर ये चीज की जरूरत ही नहीं आपको। फिर आपके पास एक R80 वाली ऑप्शन बन जाएगी, R80 = R0 1 + अल्फा 80 - 0 80, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट। इन दोनों को डिवाइड करो, अल्फा पता है अल्फा क्या है, फिर सिंपल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास था रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है फॉर अ गिवन कंडक्टर। ओके, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है बेटा। एक चीज और मैं अभी क्लियर कर देता हूं, देखो जो टेम्परेचर बढ़ने से सबसे पहले क्या होता बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा था, ठीक है ना। सॉरी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ था, कम हुआ था, कोलिजन ज्यादा होने वाली थी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ी थी और रेजिस्टेंस भी बढ़ गया था। तो जो ये फॉर्मूला मैंने आर के लिए लिखा ना, सेम फॉर्मूला आप रो के लिए भी लिख सकते हो। रो इज इक्वल्स टू ρ0 1 + अल्फा t - 0, इसके लिए भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपकी टेम्परेचर के साथ क्या है बेटा, वेरी करती है, क्योंकि बेटा टेम्परेचर के साथ क्या वेरी कर रहा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के साथ रेजिस्टिविटी वेरी कर रही है, बाद में रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन रेजिस्टिविटी का आ जाए तो तब भी वैसे ही डील करना है आपको, रेजिस्टेंस का आ जाए फिर, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं L/A से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, R = R0 1 + अल्फा t - 0। समझ आएगी नहीं है बात बेटा। तो पहले ये फॉर्मूला बनेगा रो का, फिर रेजिस्टेंस का, ठीक है। मैंने आपको रेजिस्टेंस के लिए ही सीधा बता दिया था, रो के लिए नहीं बताया था, तो मैं अभी रो के लिए भी बता रहा हूं आपको। क्लियर। तो ये था बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ठीक है। यहां पे हमने एक चीज की बात की है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा इसमें अल्फा जो इंटीग्रेट किया था, तो अगर आपको याद हो dr = r अल्फा dt लिखा था, तो यहां से अल्फा क्या लिख सकते हो, dr/r अपॉन dt, ठीक है। तो इसकी अगर हमने डेफिनेशन देनी है अल्फा की, तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा, देखो ये क्या है, अल्फा = चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस फॉर पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अल्फा क्या है, दैट इज इक्वल टू dr/r इनटू, अगर चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो आप क्या बना सकते हो डेफिनेशन इसकी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री से या 1 केल्विन से चेंज होता है, तो तब चेंज इन रेजिस्टेंस टू इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
डिफरेंट मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसीलिए डिफरेंट मटेरियल की सेम चेंज इन टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर से रेजिस्टेंस में भी चेंज क्या आएगा बेटा, डिफरेंट आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास जो आज हमने किया बेटा, ओम्स लॉ को डिटेल में स्टार्ट किया था हमने। ओम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ी पहले हमने, ओम्स लॉ का रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट किया है, फिर वहां पे ग्राफ बनाया था मैंने आपका, तो वहां पे उस ग्राफ में मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था, ठीक है। और ओम्स लॉ में हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, रेजिस्टेंस, फिर हमने उस रेजिस्टेंस को स्टडी किया, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। फिर रेजिस्टिविटी भी आ गया था बीच में, वो रेजिस्टिविटी भी हमारी क्या है बेटा, देखो रेजिस्टेंस मैंने लिखा था, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है हमारी नंबर चार्ज डेंसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड टेम्परेचर। तो सेम चीज है, पहले रो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, रो की वजह से रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, तो ये रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यही था ना, ml/n टाउ e, है ना। और यहाँ पे ये चीज क्या था बेटा, रो था। तो रो किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, n के ऊपर एंड टाउ के ऊपर, ठीक है। और रो की वजह से ही रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो आपने ध्यान रखना, क्वेश्चन फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस आता है कि रेजिस्टिविटी आता है। रेजिस्टेंस के लिए लेंथ एंड एरिया भी आ जाएगा, रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करती बेटा, ध्यान रखना ये चीज का। क्लियर है? ये किन के ऊपर डिपेंड करती है, एन, टाउ एंड टेम्परेचर। ये किसके ऊपर, एल ए तो करती है, साथ में इसके जो 3 फैक्टर्स हैं, एन, टाउ एंड टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिया है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ का लास्ट पार्ट है आज का हमारा, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहां पे फेल होता है, ठीक है, जहां फिर ऐसे डिवाइसेस जहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है बेटा। देखो ओम्स लॉ वैलिड ना होने का मतलब मेरा कहने का क्या है, देखो ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब V और I का ग्राफ क्या बनने वाला है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो जिनके लिए ये ग्राफ सही बनता है उन्हें बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। मतलब ओम्स लॉ को जो ओबे करते हैं, दोज हु ओबे ओम्स लॉ दैट आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस, जिनके V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहता है। बट ओम्स लॉ जहां पे फेल होता है, मतलब जहां पे ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है, तो वहां पे V और I का ग्राफ क्या होगा बेटा, स्ट्रेट नहीं होगा। ओके, वहां पे ये ग्राफ V और I का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहां पे फेल होता है वो बताता हूं। सबसे पहले देखो बेटा, ओम्स लॉ ने जो इक्वेशन दी थी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे उसने इक्वेशन बनाई V इज इक्वल्स टू IR, तो उसने R को क्या बनाया था बेटा, कांस्टेंट बोला था या नहीं बोला था, R को कांस्टेंट बोला था। बट अगर आप बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास एक रेजिस्टर है बेटा, ओके, और इसके क्रॉस पोटेंशियल V अप्लाई किया हुआ है, और अभी बेटा मैं यहाँ पे आप सबको रेजिस्टर का सिंबल तो मालूम ही है बेटा, ठीक है। देखिए आप +2 में है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं ये सिंबल बना दूं रेजिस्टर की जगह पे R नहीं देता, कुछ इस तरह से, है ना। अभी हमने देखा बेटा इसमें करंट फ्लो करेगा I, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, करंट को ऑपोजिशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लॉस होती है। वो जो एनर्जी लॉस होती है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है, वो क्या होता है, वो हमें रेजिस्टर में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट की वजह से इस रेजिस्टर का कंटिन्यूअसली क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा होता है, जब पोटेंशियल बहुत ज्यादा अप्लाई किया होता है आपने, तो रेजिस्टर में हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने से इसका टेम्परेचर बहुत वेरी कर रहा होता है। और हमें मालूम है जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी करने वाली है। तो इट मींस एट हाई टेम्परेचर, जब रेजिस्टर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस इज नो लॉन्गर अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, V और I का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा किसी भी रेजिस्टर के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट जब हाई करंट काफी ज्यादा होगा, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से रेजिस्टेंस वेरी करना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से वो अपने स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ जब आप बनाओगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो कर्व हो जाएगा। तो इस पॉइंट के बाद यहाँ पे वो क्या है, ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ,
पहला पॉइंट क्या है बेटा, ओम्स लॉ कहां पे फेल हो रहा है, एट हाई करंट। जब किसी भी रेजिस्टर में करंट बहुत ज्यादा होगा तो उस वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की वजह से टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, रेजिस्टेंस वेरी होगी बेटा, और इस वजह से ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर वेयर ओम्स लॉ फेल्स। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड फैक्टर आता है सेमीकंडक्टर्स बेटा। तो सेमीकंडक्टर्स में हम लोग, ठीक है, अभी के लिए मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से हम लोग डायोड बनाते हैं, और जब डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया जाता है ना, वीआई कब बनाया जाता है डायोड के लिए, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये ग्राफ ऐसे क्यों बना है ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये भी क्या है बेटा, ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ आल्सो फेल्स। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। पहले केस में क्या हुआ था बेटा, ड्यू टू हाई करंट टेम्परेचर चेंज हुआ था हीट की वजह से, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा था, ओम्स लॉ फेल हो गया था। क्योंकि ओम्स लॉ की सबसे पहली चीज ये है कि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्लो। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, सेमीकंडक्टर। तो जब सेमीकंडक्टर की बात करें, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ही कुछ इस तरह से बनता है। जब वीआई ग्राफ बनाते हो उसका, आप भले लो करंट की बात करो, ठीक है, उसका और डायोड्स आप जब आप पढ़ोगे भी, और मैं बताऊंगा भी, वो ज्यादा वोल्टेज के लिए नहीं काम करते। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो यूज होते हैं, ठीक है, वहां पे ये चीज आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये जो डायोड्स यूज होते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, इनके लिए वीआई ग्राफ जो होते हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहते। इसीलिए ये भी क्या है बेटा, आपके डायोड्स लिख देता हूं मैं। ठीक है बेटा, अभी के लिए सोचना नहीं है डायोड्स क्या होते हैं, जस्ट याद रखिए। ठीक है, आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, +2 में ही क्लियर करेंगे ये चीज। ठीक है, तो आपका वहां पे भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, तो ये क्या है बेटा, वहां पे ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक आपके एनसीईआरटी में एक और ग्राफ दे रखा है, ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए दे रखा है। ठीक है, ये भी सेमीकंडक्टर्स में ही यूज होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड के लिए जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है तो वहां पे ये कुछ ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेटा। ठीक है, यहां पे क्या जाता है, डिफरेंट वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं ओबे कर रहा है। तो इसीलिए आपका ये जो ग्राफ है ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए एनसीईआरटी में बनाया गया है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, आप एनसीईआरटी बुक को देखिए और आपको क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ वीआई कर्व फॉर गैलियम आर्सेनाइड, तो अब वहां पे ऐसा मत स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आ जाना। ठीक है, ऐसे कर्व ड्रॉ होगा। तो इस कर्व में भी आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी ओम्स लॉ फेल हो रहा है। ये डायोड के केस में है। ठीक है, डायोड क्या होते हैं सब कुछ डिटेल में पढ़ोगे +2 में। गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल के लिए आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से बनता है बेटा। ठीक है, आप एनसीईआरटी को अच्छे से रेफर कर सकते हैं इसके लिए। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं एनसीईआरटी में इसको। बेटा ये ऐसे ही ग्राफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा जो ओम्स लॉ है वो 3 केसेस में फेल हुआ है। सबसे पहले वाला केस था जब आपकी वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे थे ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वो जो हाई करंट के ऊपर होता है। ठीक है, फिर हमने डायोड्स और सेमीकंडक्टर केस में देखा है, फिर ये गैलियम आर्सेनाइड के केस में। इन तीनों केस में हमारा ओम्स लॉ फेल हो रहा है, मतलब वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है बेटा। ये ग्राफ आप ड्रॉ करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। ठीक है, आप गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल को लेके उसका मटेरियल को, ठीक है, उसके लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हो, तो ग्राफ वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कभी उसकी रेजिस्टेंस पॉजिटिव हो रही है, कभी उसकी रेजिस्टेंस नेगेटिव हो रही है, नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है ये ग्राफ। तो यहाँ पे ओम्स लॉ आपका फेल हो रहा है बेटा। तो ये थे पॉइंट्स जहाँ पे आपका ओम्स लॉ फेल हो रहा है बेटा। ठीक है, तो आज हमने ओम्स लॉ को स्टडी किया है और ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। आप प्लीज इसके क्वेश्चंस को करिए, कोई भी डाउट आ रहा है मेरे से पूछिए। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।